आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। अभी पिछले महीने मुस्लिम महापंचायत होने वाली थी रामलीला मैदान में, जिसकी परमिशन पहले तो मिली और फिर बाद में जो है दिल्ली पुलिस ने कैंसिल कर दी। अब ये प्रोग्राम कब होने जा रहा है और क्या इसमें आगे की तैयारियां की जा रही हैं, उसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं साथ में प्राचा साहब। अभी जो ये प्रोग्राम होना था मुस्लिम महापंचायत, जो बीच में रुकावटें आई थी, और अब ये क्या इसमें चल रहा है और ये प्रोग्राम कब हो रहा है? देखिए, 18 दिसंबर वर्ल्ड माइनॉरिटी डे भी है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को रोकने के लिए जो आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, पहले भी लगा रही थी, अभी भी लगा रही है, आउट ऑफ द वे जाके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह साफ साफ है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत, जो हम मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी संस्था है, और उसी के नाम से हमने केस भी फाइल किया और कोर्ट ने पुलिस की मुखालफत के बाद, सरकार की मुखालफत के बावजूद भी हमें सब डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया कि हमारे मीटिंग में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी भी आरएसएस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरीके से ये प्रोग्राम ना हो। इस प्रोग्राम के होने से भी ज़्यादा अहम बात यह है कि किस बुनियाद पर, किस वजह से आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशानी और तकलीफ है हमारे इस प्रोग्राम से। वो ये है, हमारे सामने ये तजवीज़ रखी गई कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, सरकार आपकी मदद करेगी, सारे टेलीविज़न चैनल्स, सारे अखबार आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया कवरेज देंगे, पूरा दिन आप छाए रहोगे, अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज़ बन जाओगे, बड़े बड़े अखबारों की। लेकिन आपने जो ये लिख रखा है ना कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत सब मजलूमों की, यानी कि SC ST OBC और सिख क्रिश्चियन बौद्ध की भी आवाज़ उठाएगी, ये हटा दो। उसके बाद सरकार आपको बसें तक मुहैया कराएगी, और भी कुछ चाहिए तो वो भी सरकार आपको देगी। लेकिन अगर आप इस सबकी आवाज़ उठाओगे मुस्लिम महापंचायत में, तो आप कुछ भी कर लेना, आपको परमिशन नहीं होने देंगे। और वही उन्होंने किया। तो ये इसमें ऐतराज क्या है? अगर आप मुस्लिमों के साथ में अगर तमाम SC ST OBC की भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? इसी जो स्लोगन दिया उससे आपत्ति है, उसी से आपत्ति है ना कि इंसाफ, इज्जत और इंसाफ सबके लिए, इसी से परेशानी है। तो अगर हम ये कहें सिर्फ इज्जत और इंसाफ मुसलमानों के लिए, तो बहुत खुश हैं। उसी तरीके से कोई अगर इज्जत और इंसाफ मांगेगा सिखों के लिए, तो सरकार उसको सपोर्ट करेगी। इज्जत और इंसाफ मांगेगा क्रिश्चियंस के लिए, तो बहुत सपोर्ट करेगी। यही नब्ज है जो मेरे ख्याल से हमारे हाथ अब आ गई है। और हम तो शुरू से ही ये काम करते आ रहे हैं। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बगैर किसी भेदभाव के जो भी मजलूम है उसको संविधान से मदद करने की कोशिश करता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़ा जुल्म हो रहा हो। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन उससे पीछे नहीं हटता। तो बुनियादी बात यह है कि ये हमारे देश की आवाम को, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को सरकार कराना चाहती है। भले ही बहुत सारी इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें सुन के लोगों के दिल में जोश आता है और उसमें सच्चाई भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन तकलीफ़, दुख, परेशानी, जो ये जहर का तोड़ जो है ना पूरे मुल्क में, जो जहर, सांप्रदायिक जहर, फ़िरका वाराना जहर जो फैला दिया है, उसकी जड़ हमारे हाथ अब आ चुकी है। हम लोग तो पहले भी वही काम कर रहे थे, लेकिन अब चेहरे से आरएसएस और बीजेपी के नकाब भी उतर गया हमारे इस मुस्लिम महापंचायत के दौरान। मौलाना तौकीर रज़ा भी इस प्रोग्राम में आने वाले थे, अभी वो रहेंगे मौजूद इस प्रोग्राम में? और किस तरीके से इसका रूट मैप तैयार किया गया है? 18 दिसंबर को जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, परमिशन हो गई है, अब तो रुकावट नहीं आएगी? अब मेरे ख्याल से रुकावट नहीं आएगी। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के दिलों में सांप लौट रहे हैं। वो जो ये ईवीएम के ज़रिए से ये चुनाव भी जीते हैं, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं है। पता नहीं ऐसी क्या बात है। हाई कोर्ट में ये लिख के दिया कि इन्हें परमिशन, इतनी सारी कंडीशंस लगाई हैं हम पे कि शायद आज से पहले किसी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो ये यति नरसिंहानंद ने किया हो या किसी ने भी किया हो प्रोग्राम, सबको इजाज़त है। हर धर्म के लोगों को हर धार्मिक प्रोग्राम करने की इजाज़त है। लेकिन संविधान का प्रोग्राम करने के लिए वो भी मुसलमान सबकी आवाज़ उठाएं, ये सरकार नहीं होने देना चाहती। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही
हम करेंगे, यही हमारा मिशन है। कि और फ्रेटर्निटी की जो बात है ना, भाईचारे की बात हमारे संविधान में प्रियम्बल में ही लिखी है। वो कैसे होगी कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप की आवाज़ उठाए और दूसरा ग्रुप इस ग्रुप की आवाज़ उठाए, तभी तो हम अगर दुख दर्द के साथी बनेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से दुख दर्द के साथी बनने का जो एक कैंपेन है वो शुरू नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने सरकारें तक बनाई हैं इस कॉम्बिनेशन से, जो मजलूमों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी सरकारें बनी हैं हमारे मुल्क में, लेकिन दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हों, दुख के साथी बनने का ये हम जो आगाज़ कर रहे हैं, इससे मेरे ख्याल से सरकार को और आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशानी है। नहीं प्राचा साहब, तमाम संगठन जो है, चाहे वो मजहबी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मज़हब के लोग हों, तमाम संगठन वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी मजलिस से इजलास किए जाते हैं, सभाएं होती हैं। लेकिन अगर आप ये सभा करना चाहते हैं, आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इससे आपत्ति क्या है? क्या कह करके जो है इसमें ऐतराज़ किया पुलिस ने भी? पहले तो यही ऐतराज़ किया है कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा, मांगी परमिशन तो 10,000 लोगों की है, लेकिन 50,000 से भी ज़्यादा लोग आएंगे। ये हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि हम लोग ना किसी को बस दे रहे हैं, ना हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, ना हमारे पास कोई इतना बड़ा पैसा है जो हम ये कर पाए। हम तो बड़ी मुश्किल से सब लोगों की मदद से, क्योंकि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो पैसे भी नहीं लेता किसी से, सब लोगों की मदद से, सबके ताउन से, किसी को कोई टेंट में ताउन करेगा, कोई किसी चीज़ में करेगा, कोई पब्लिसिटी में करेगा, कोई पोस्टर छपाने में करेगा, उस तरीके से कर रहे हैं। तब भी सरकार एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल करके ये बोल रही है कि 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि ये बात आईबी और जो एजेंसीज हैं वो ये बात समझ रही है कि इस जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मुस्लिम अवाम और मुस्लिम अवाम के साथ मिलके SC ST OBC भी इसको कबूल कर लेंगे, तो फिर इनकी EVM भी नहीं चलेगी, क्योंकि EVM से भी जो गड़बड़ घोटाला हो सकता है वो 20 से 25% होता है। लेकिन अगर ये नफरत जो पैदा कर रहे हैं वो झूठी बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ, वो अगर जितनी कम होगी तो इनके ये 25% वोट भी इनको नाकाम ही रखेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे ये नकली 25% वोट भी लेके। आखिरी सवाल प्राचा साहब इसी से जुड़ा हुआ, मान लीजिए अगर ये आखिरी वक्त में जैसा पिछली बार हुआ, अगर ऐसा होता है कि ये जो है आपका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है, जैसा कि बताया गया कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के वहाँ पर जमा होने की आशंका जो है जताई गई, जो एफिडेविट दिया गया है, अगर ऐसा माहौल बनता है और प्रोग्राम आपका रोक दिया जाता है, तो ऐसे में क्या हालात रहेंगे और क्या आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, उसके लिए क्या, आप सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि मुझे कोई डरा अल्लाह के अलावा सकता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं कानूनी और संवैधानिक तरीके से करता हूं। वरना पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि मैं अगर खड़ा होकर ऐलान करूं कहीं, तो मुझे ना, वैसे भी जेल भेजने के चक्कर में पूरी आरएसएस और बीजेपी के लोग पड़े हुए हैं। आप लोग देख भी लें, ऑप इंडिया नाम का एक आरएसएस का बहुत बड़ा मुखपत्र है, वो मेरे खिलाफ परमानेंट कैंपेन चलाता रहता है, और उनके खिलाफ मैंने शिकायत भी कर रखी है कि वो ISIS और ये दोनों संगठन, ऑप इंडिया और ISIS जो है ना, वो जो एक आतंकवादी संगठन है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि उसके सारे RSS से भी संबंध हैं बहुत। एक तो ISI से लगते हैं इल्ज़ाम के, RSS के संगठन के संबंध हैं, और ISIS से भी लगते हैं। तो ये और ऑप इंडिया दोनों 2014 में ही बने थे, तो दोनों के बारे में हमने कंप्लेंट भी कर रखी है। NIA तो अब जब RSS के हाथ में, तो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, लेकिन मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी की, तो वो सारा कैंपेन कर ही रही हैं। उसमें ये तक ऐलान कर रहे हैं वो ऑप इंडिया का, जो उनका एक पूरा ट्विटर हैंडल पे मैं कहूँगा जाके देख लीजिएगा आप लोग, अभी 3-4 दिन पहले भी उन्होंने एक नया कैंपेन चलाया है इसी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की रैली को लेकर, और ये कह रहे हैं कि ये जो अननोन मैन है ना, वो महमूद प्राचा को कब मारेंगे। तो मतलब आरएसएस और अमित शाह, क्या मतलब निकलता है इसका? अभी अननोन मैन के बारे में देखिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग, मेरा ये बार बार कहना है कि पाकिस्तान के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं और चाइना के साथ तार जुड़े हुए हैं। भारत देश इस वक्त एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जो अमेरिका के NSA, जो डिप्टी NSA हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं इस वक्त। वो इसलिए आए हुए हैं कि एक भारतीय जो ऑफिसर है, वो, उसके खिलाफ वहाँ पे एक चार्जशीट दायर हो रही है कि उसने एक व्यक्ति को, जो कि खालिस्तान के बारे में बात करता है,
उसको मारने की कोशिश में एक हमारे देश का ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो उसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये सारे आरएसएस का इकोसिस्टम चाइना और पाकिस्तान से मिलकर ये अननोन मैन की थ्योरी निकाल के उसकी गुणगान कर रहे हैं कि जो अननोन मैन हैं, जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं अलग अलग मुल्कों में, उसको वो एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि शायद वो आरएसएस के लोगों ने भेजे हैं। अब आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, मैं तो इस बात को मानता हूँ, और इनके सारे संगठन जितने भी हैं आतंकवादी हैं। आज नहीं तो कल ये डिक्लेयर होंगे, पहले भी हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, सरदार पटेल साहब ने किए थे। लेकिन क्योंकि ये भारत का संगठन है, भले ही आतंकवादी संगठन है, भले ही बैंड संगठन है जो सरदार पटेल साहब ने बैन किया था, लेकिन ये भारत का संगठन है, तो इसकी बदनामी अननोन मैन की एक तरीके से कबूल कर रहे हैं ये जुर्म, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर किसी ने काम किया भी है भारतीय ने, तो वो रोग एलिमेंट है, वो आरएसएस के एजेंट है। वो भारत की ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ जाके अगर कोई काम करता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर भी, तो वो अपराध होता है, और वो रोग एलिमेंट्स हैं जिसके खिलाफ भारत की सरकार एक्शन लेगी। जहाँ तक खालिस्तान या कोई भी ऐसी बात करने वाला इंसान है, भारत देश में इतनी ताकत है, और मोदी जी तो कहते हैं ना, मैं एक फ़ोन पे बड़े बड़े काम करा लेता हूँ, और अडानी जी के लिए तो करा ही लेते हैं बहुत सारे काम। तो ये फ़ोन कॉल करके एमलेट है सब जगह से, हमारी म्यूचुअल लीगल ट्रीटी है सब कंट्रीज से, तो हम कानूनी तौर पे भी इस तरह के लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, चाहे वो कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में कहीं भी हैं, तो हम उनकी एक्स्ट्राडिशन करा के यहाँ ट्रायल करके उनको सज़ा क्यों नहीं दिलवाते, यहाँ उनको फांसी क्यों नहीं चढ़वाते, यहाँ ट्रायल करके, या उनको उम्र कैद की सज़ा क्यों नहीं दिलवाते। ये काम नहीं करेंगे, लेकिन देश का नाम बदनाम करने के लिए ये इनडायरेक्टली ऐसे हो गया कि ये उस गुनाह को कबूल कर रहे हैं। तो मेरे बारे में भी ये वो अननोन मैन जो है ना, जिनका क्लेम कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, उनसे गुजारिश कर रहे हैं आरएसएस के सैकड़ों हज़ारों ये ट्विटर हैंडल को यूज़ करने वाले। ये तो आपने नई बात बताई है जिसके बारे में अभी तक शायद आपने कहीं बताया नहीं और जिक्र भी नहीं किया। और मैं तो ऐसी बहुत सारी बातें जिक्र नहीं करता ना, मैं एक काम कर रहा हूँ। मैंने तो ये भी कम लोगों को ये पता है कि जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, अमित शाह साहब ने एक मुझे फाइनेंशियल लॉस के लिए भी बहुत बड़ा हमला किया था मेरे ऊपर। मैं FSSAI का रिटेनर था ऑल ओवर इंडिया का, मतलब जो ये अभी हलाल बैन का भी जो लगाया है ना, उसकी एक नोडल एजेंसी है इंडिया में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका मैं टेंडर हमारी फर्म अप्लाई करती थी, क्योंकि हम उस फील्ड में बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो हर बार हम टेंडर जीतते थे FSSAI का लीगल काम करने का। तो जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड चल रही थी, उसी दिन अमित शाह साहब ने वो मेरा उसका भी कैंसिलेशन का ईमेल भिजवाया था रेड के दौरान ही। अब ये किसी और के साथ हुआ होता तो वो उसका रो रो के मातम करता और पूरी दुनिया के सामने रो के दिखाता, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने रोना सिखाया नहीं है। मैं हर हाल में खुश रहना और मुसीबतों से लड़कर जीतने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, मैं उफ नहीं करता। उस दिन भी सब लोगों ने देखा था, मैं तो मुस्कुरा ही रहा था ना। अमित शाह जी परेशान हो रहे थे, फ़ोन आ रहे थे उनके यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनको बार बार रेड के दौरान भी। तो ये ऊपर ये गॉड गिफ्ट, अल्लाह का ये एहसान, और बहुत बड़ा मुझसे वो कोई काम लेना चाहता है शायद अल्लाह ताला, तो ये सब उसकी मेहरबानी है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि ऑप इंडिया पे जाके इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के बारे में लाखों लोग जो मुझे मारने के लिए लिख रहे हैं, उसको भी लोग पढ़ लें। और ये सब लोग वो पेड आरएसएस के कार्डर्स हैं जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये बहुत फिक्रमंद कर देने वाली बात आपने बताई है प्राचा साहब, क्योंकि अभी हाल ही में हम पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं। पिछले महीने आपने देखा अतीक का मर्डर कर दिया गया पुलिस की कस्टडी में, और अभी राजस्थान में जिस तरीके से ये मर्डर किया गया है करनी सेना के जो एक संस्थापक थे, नेता थे जो भी, तो अब ऐसे में डर नहीं लगता आपको? मेरी शक्ल से डर नजर आ रहा है अभी भी? नहीं, ऐसी बात। उसके लिए क्या कर रहे हैं आपने, क्या मतलब? उसके लिए देखिए बात यही है कि लोगों को बेदार करना, लोगों को इस मुश्किल हालात में सही रास्ते पे को ले जाने की कोशिश करना और सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करना। इसीलिए तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत कर रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में क्या कोई रोशनी की किरण जगाई जा सकती है, ढूंढी जा सकती है। इसीलिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत हो रही है कि हम संवैधानिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, सोशल तरीके से, कानूनी तरीके से क्या हल निकाल सकते हैं इस मुश्किल हालात से उबरने के लिए। तो उसी के लिए तो दिन रात जद्दोजहद कर रही है। और इस काम में अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे खुशी से कबूल है। मैं इसमें कोई गुरेज करने वाला नहीं हूँ, और मैं रसूल अल्लाह को अपना आइडल मानता हूँ,
और हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ही अपना आइडल मानते हैं, और उन्होंने जो हमें सिखाया है उसका हम ज़र्रा बराबर भी सीख लें तो मैं समझता हूँ डर नाम की चीज़ हमारे पास होती नहीं है। इसलिए मुझे तो नहीं लगा कभी भी डर, ना अब लग रहा है। जिस दिन मेरी लिखी है तो उस दिन ये अननोन मैन और नोन मैन रोक नहीं लेंगे, या सारे जो मेरे समर्थक हैं और जो मेरे चाहने वाले हैं या मेरे लिए दुआ करने वाले हैं, अगर अल्लाह ने लिखी होगी तो वो सब मिलके भी नहीं रोक पाएंगे। जब तक नहीं लिखी है तो हज़रत अली का कौल है कि मौत का वक्त मौत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी हिफाजत है। तो बस वही हिफाजत है मेरी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब बात करने के लिए। देखिए, ये वो तमाम बातें जो महमूद प्राचा ने बताई हैं, ये यकीनन कहीं ना कहीं जो इनके शुभचिंतक हैं, इनके चाहने वाले हैं, और वो लोग तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ का जो है कानून हो, या कानून जो है वो भी इंसाफ के साथ हो, हर किसी के साथ एक इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त के जो हालात हैं, ज़िंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है और मारने वालों को जो है किस तरीके से मौके मिल जाते हैं, ये भी सबके सामने है। कोई ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक फ़िक्रमंद कर देने वाली बात है। आप हमारी इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिल से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।